नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनुज श्रीवास्तव। अहम खबर आपको बता दें, बैकफुट पर आया उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। आरक्षण के नए नियमों को वापस लेने को हुआ मजबूर। कल देर रात तक नए नियमों की वापसी का हुआ ऐलान। यूपी पीएससी ने विवादास्पद त्रिस्तरीय आरक्षण वापस लिया। छात्र छात्राओं के भारी दबाव के चलते वापस हुआ है ये फैसला। मीडिया में विपरीत माहौल की वजह से लेना पड़ा है ये फैसला। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के पहले ही यू टर्न लेना पड़ा है। मुलायम सिंह की पहल पर यूपी सरकार ने किया है ये फैसला। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के करीबी सूत्रों ने दावा किया है कि यूपी सरकार को भरोसे में लिए बिना लागू हुई थी ये नीति। सरकार को इस फैसले के बारे में जानकारी नहीं थी। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। गुरुवार को अखिलेश ने अनिल यादव को तलब किया था। यूपी लोक सेवा आयोग अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार यादव। आरक्षण विरोधी छात्रों ने लगाए डॉक्टर यादव पर गंभीर आरोप और कहा है कि डॉक्टर अनिल यादव ने गलत तरीके से हासिल की पीएचडी की डिग्री। अदालत में डॉक्टर अनिल यादव के खिलाफ लंबित है मामला। हत्या के प्रयास में दफा 307 का मुकदमा भी चल रहा है। पिस्तौल लेकर क्यों चलते हैं डॉक्टर अनिल कुमार यादव, ये एक सवाल उठ रहा है। डॉक्टर अनिल कुमार यादव को हटाना यूपी पीएससी के लिए जरूरी है। छात्रों ने ये गंभीर आरोप लगाए हैं। तो अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर है, बैकफुट पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। आरक्षण के नए नियमों को वापस लेने को मजबूर हुआ है आयोग। और आपको बता दें कि कल देर रात नए नियमों की वापसी का ऐलान हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, बैकफुट पर लोक सेवा आयोग, पहले से उम्मीद की जा रही थी, उम्मीद थी कि हाँ ये फैसला लिया जा सकता है आने वाले वक्त में? देखिए, मैं लोक सेवा आयोग को उतना महत्व नहीं देता। जब फ्रंट फुट पर आई थी तो वो भी सरकार थी और जो बैक फुट पर आई है वो भी सरकार है जी। कोई लोक सेवा आयोग और उसका अध्यक्ष इस ढंग से व्यवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। इस बात को हम लोगों ने सबसे पहले उठाया, प्रदेश के देश के सामने ले गए इस मसले को। और ये सवाल उठाया कि यह जो व्यवस्था लागू की गई है, अलग अलग स्टेजेस पर आरक्षण लागू होना और ओवरलैपिंग, ये जो दो नए व्यवस्थाएं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में लागू की गई, यह संविधान की व्यवस्था के विरुद्ध है। ये सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर जो निर्णय है उनकी मर्यादा के विरुद्ध है। यह संसद द्वारा स्वीकृत किए गए उस आरक्षण व्यवस्था के विरुद्ध है जो इस देश में दशकों से चली आ रही है। तब समाजवादी पार्टी की सरकार को ये समझ नहीं आ रहे थे तर्क। अब बड़ा सवाल उठता है कि आज तर्क क्यों समझ आए कल रात को। हाँ। उसका थोड़ा सा विश्लेषण हमको करना होगा जी। कोई आप ये मानिए कि कोई आत्मबोध हो गया, कोई ज्ञान बोध हो गया या कोई आत्मा परिवर्तन हो गया, ऐसा मुझे नहीं लगता जी। दरअसल समाजवादी पार्टी को जो अदर देन यादव जो उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी है जी, उनसे जुड़े तमाम बड़े नेताओं ने पिछले एक हफ्ते में अखिलेश जी और मुलायम सिंह जी से मिलकर लगातार अपना प्रतिरोध दर्ज कराया। हाँ। उन तमाम ने, मेरे पास व्यक्तिगत जानकारी है, उन तमाम नेताओं ने मुख्यमंत्री से और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा कि अगर यह व्यवस्था चलती रही तो हम लोगों के लिए चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तमाम जातियों के नौजवान फिर समाजवादी पार्टी के खिलाफ एक्टिव तौर पर चुनाव में प्रचार करेंगे। वो भले ही किसी भी पार्टी के सदस्य ना हो नौजवान, लेकिन वो सपा के खिलाफ सड़क पर मोर्चा खोलेंगे। तो जो चुनावी गणित है जातियों का, वो जब गड़बड़ाता दिखा है तब समाजवादी पार्टी की सरकार को ये सद्बुद्धि आई है। और इसमें एक भूमिका उन लोगों की भी है। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश सरकार के ऐसे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी जिन्होंने पिछले दिनों प्रोन्नति में आरक्षण के विरुद्ध प्रदेश बंद रखा था जी। उन सरकारी कर्मचारियों के नेताओं ने भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और उन्हें समझाया था कि आपने अपनी उस पहल में जितना राजनीतिक पुण्य कमाया है वो आप इस व्यवस्था के चलते गंवा रहे हैं। तो ये तमाम तरह की हकीकतों से जब रूबरू हुए मुलायम सिंह जी, तो उनको लगा कि ये फैसला
फायदे की बजाय अब नुकसान दे रहा है। इसलिए यह फैसला कल देर रात उत्तर प्रदेश की सरकार ने वापस किया है। बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अतुल अग्रवाल जी। अतुल जी, यहाँ पर जो आयोग के अध्यक्ष हैं उनके ऊपर भी कई सवाल उठ रहे हैं, उनके बारे में एक बार हमें समझाएं जिससे तस्वीर और साफ हो सके। देखिए, डॉक्टर अनिल कुमार यादव का जो इतिहास है वो इतिहास शुरू से ही बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता जी। अनिल कुमार यादव मूल रूप से आगरा के कमला नगर के रहने वाले हैं। स्कूली शिक्षा इन्होंने आगरा से पूरी की। उसके बाद एक KR कॉलेज मथुरा से बॉटनी यानी वनस्पति विज्ञान में इन्होंने MSc की और फिर यहीं से PhD के अलावा DSc की और LLM की परीक्षाएं इन्होंने पास की। हाँ। जिस वक्त ये KR कॉलेज मथुरा से PhD कर रहे थे उस वक्त इनके ऊपर आरोप लगे कि साहब जो उन्होंने अपने PhD में जो डिसर्टेशन या थीसिस जो रिसर्च कार्य जो पेश किया जाता है जिसको अप्रूव होने के बाद आपको डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है उसमें आपने फर्जीवाड़ा किया, ये आरोप लगे और इसका बकायदा अदालत में मामला चल रहा है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस पूरे मामले में स्टे ले रखा है। ये मामला देश की सबसे ऊंची अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा कि साहब इन्होंने जो अपनी PhD की PhD में जो रिपोर्ट इन्होंने पेश की वो रिपोर्ट फर्जी थी, ये आरोप लगे और ये मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में जहां से इन्होंने स्टे लेके रखा हुआ है। और इसी KR कॉलेज मथुरा में इन्होंने बॉटनी की पढ़ाई भी करवाई है, ये वहां के टीचर भी रहे हैं। साल 2002 में ये मुलायम सिंह जी के संपर्क में आते हैं, फिर ये मैनपुरी आ जाते हैं, आगरा मथुरा छोड़कर मैनपुरी के ये श्री चित्रगुप्त महाविद्यालय वहां के प्रिंसिपल रहे। उसके बाद ही यादव परिवार की और क्लोज हुए। मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद इन्हें मिला ऐसा कहा जाता है। तब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री थे, साल 2006 था ये। और अनिल यादव को साल 2006 से लेकर 2012 तक के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सदस्य बना दिया गया जी। 1 दिसंबर 2012 को जैसा ही इनका कार्यकाल लोक सेवा आयोग से पूरा हुआ, ये फिर मैनपुरी आ गए और मैनपुरी के चित्रगुप्त कॉलेज में ये फिर से प्रिंसिपल बन बैठे। इन्होंने केवल 4-4.5 महीना वहां पे प्रिंसिपल रहे होंगे, लेकिन अप्रैल 2013 में ये एक बार फिर से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष बना दिए गए। ये तो इनका पूरा का पूरा एक इतिहास रहा। इस पूरे मामले में इनके अलग अलग वजहों से इनके ऊपर ताजरात हिंद की दफा 307 यानी हत्या का प्रयास का मुकदमा भी इनके खिलाफ लंबित है। इनकी जो शख्सियत है वो शख्सियत ऐसी है कि वो शर्ट के ऊपर के 2 बटन खोलकर चलते हैं, ये रिवॉल्वर लाइसेंसी लेकर चलते हैं, अपने साथ कमांडोज लेकर चलना इन्हें पसंद है। यानी पूरी तरीके से ये रसूख रौला भोकाल हनक गांठने में यकीन करते हैं। बड़ा सवाल अब अमिताभ जी बताएंगे कि उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग की जो परंपरा है वो जो रवायत है इस पद को कितने बड़े बड़े विद्वानों ने सुशोभित किया है, अमिताभ जी से बेहतर कोई नहीं बता सकता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस व्यक्ति की इमेज एक गुंडा की बनी हो, जिस व्यक्ति की इमेज एक जातिवादी व्यक्ति की बनी हो, उस व्यक्ति को आप उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष क्यों बनाते हैं, ये अपने आप में 1000 सवाल पैदा करता है। अनुज बिल्कुल बिल्कुल अमिताभ जी, यहाँ पर लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो अभी बताया अतुल जी ने, इतना लंबा चौड़ा परिचय दिया उनका और आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ उनकी छवि रही है। और सरकार की तरफ से एक ये भी तर्क दिया जा रहा है जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि सरकार को इस फैसले के बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी नहीं थी। क्या गले से उतरती है ये बात? नहीं, देखिए इस बात का उल्लेख तब भी आया था जब ये मुद्दा हमने उठाया था अपने बिग बुलेटिन में, और इस सवाल को सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के आवाम के बीच में लेकर गए थे। तब भी ये सवाल आया था सरकारी पक्ष से दबी जुबान से। लेकिन जो लोग सरकार के कार्यशैली को जानते हैं, सरकारें कैसे काम करती है एक व्यवस्था के तहत, जो लोग उस सिस्टम की जानकारी रखते हैं वो इस तर्क से सहमत नहीं होंगे। इस तरह के फैसले सरकार की अप्रूवल के बाद ही होते हैं। ये फैसले तब तक कार्यान्वित नहीं हो सकते जब तक इन पर उत्तर प्रदेश सरकार की मोहर नहीं लगे। तो ये फैसले जो हुए वो सरकार के संज्ञान में नहीं हुए, ये स्वीकार नहीं किया जा सकता तर्क। जिस बात को अतुल उठा रहे थे उसी बात में मैं एक बात जोड़ूं जी। आपने उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के अध्यक्ष पद पर पद्मश्री गोपाल दास नीरज को बैठाया मुलायम सिंह जी की सरकार ने। हाँ। सबको प्रसन्नता हुई, किसी ने सवाल नहीं उठाया, क्योंकि नीरज जी की शख्सियत इस लायक है, बल्कि इससे बड़ी शख्सियत है। उनको आपने अध्यक्ष बनाया, लोगों को लगा कि इस जिस आदमी ने हिंदी के लिए पूरा जीवन दे दिया वो अध्यक्ष बनने के योग्य है। वैसे ही उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है। इतनी बड़ी मर्यादा की पीठ है ये, इतनी बड़ी गरिमा की पीठ है ये,
इसमें किसी छोटे मोटे आदमी को राजनीतिक लाभों के तहत नहीं बैठालना चाहिए। इससे आप सोचिए, अगर आप एक जिले में किसी को कलेक्टर तैनात कर दें गलत आदमी को, तो वो केवल एक ही जिले का बंटाढार करेगा। बिल्कुल। लेकिन जब आप लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बना देते हैं तो वो कितने 6 वर्ष तक लगातार उत्तर प्रदेश के रोजगार पाने की इच्छा रखने वाले हजारों लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता है। ये बड़ा गंभीर मसला है। मैं मानता हूं कि चाहे मुलायम सिंह जी की सरकार रही हो, चाहे मायावती जी की सरकार रही हो, इन सरकारों को यह बात देखनी चाहिए कि आप बाकी जगहों पर राजनीतिक नियुक्तियां कीजिए, अपनी पार्टी के बाहुबलियों को समायोजित कीजिए, वो तो आप करते ही हैं। लेकिन भगवान के लिए कम से कम ऐसे कुछ प्रतिष्ठान बचाकर रखिए जो देश का भविष्य तय करते हैं, जो प्रदेश का भविष्य रचते हैं, गढ़ते हैं। लोग किसी भी प्रदेश का लोक सेवा आयोग उस प्रदेश की तकदीर को बनाने वाला होता है जी। वहां जो आदमी मुखिया के तौर पर बैठे, उसकी विश्वसनीयता, उसकी प्रतिष्ठा, उसकी निष्पक्षता, उसकी विद्वता असंदिग्ध होनी चाहिए। उस पर सवाल कोई उठना नहीं चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अतुल जी के पास सुनेंगे। अतुल जी, यहाँ पर आपसे टेक्निकली समझना चाहेंगे, जो इतना बवाल उठा है त्रिस्तरीय जो आरक्षण जो ये इन्होंने योजना चालू की, उसके बाद वहां पर 80% आरक्षण कैसे मिल जाता है, एक बार हमें समझाएं आप। 80% नहीं अनुज, 85% तक आरक्षण मिलने की आशंका रहती है। जी जी। आरक्षित सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ये व्यवस्था है कि किसी भी सूरत में किसी भी परीक्षा में 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं दिया जा सकता, नंबर 1। ठीक है। और नंबर 2 ये कि किसी भी परीक्षा में चाहे कितने भी राउंड के एग्जामिनेशन क्यों ना हो, आरक्षण जो मिलेगा वो आखिरी नतीजों में यानी फाइनल रिजल्ट के दौरान ही दिया जा सकता है। जब फाइनल सिलेक्शन सूची बनेगी तभी आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस हैं, इन दोनों ही गाइडलाइंस का उल्लंघन अनिल कुमार यादव ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में नए आरक्षण नियमों को लागू करके किया। हाँ। कैसे किया ये समझ लीजिए आप। जी। इन्होंने क्या किया कि जो उत्तर प्रदेश में पीसीएस परीक्षा होती है, जो सिविल सेवा परीक्षा होती है, जी। इसके 3 चरण होते हैं अनुज। जी। एक होता है प्रारंभिक परीक्षा जिसे प्री कहते हैं, एक होता है मुख्य परीक्षा जिसे मेंस कहते हैं, और एक होता है साक्षात्कार जिसे इंटरव्यू कहा जाता है। इन पदों की संख्या निश्चित होती है। आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% होती है। अब आप मान लीजिए कि प्रारंभिक परीक्षा यानी प्री में 20% आरक्षित वर्ग के लोग अधिक अंक पाकर सामान्य श्रेणी में आ जाते हैं। आरक्षण में ये भी नियम है अनुज कि अगर कोई भी आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार इतने ज्यादा नंबर लेकर आ जाता है कि वो सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के बराबर नंबर पाता है, तो उसे शिफ्ट करके सामान्य वर्ग में शामिल कर दिया जाएगा। यानी अगर कोई आरक्षित वर्ग का 20% बच्चे वो ज्यादा अंक लेकर सामान्य वर्ग में शामिल हो जाते हैं, तो 50 में से 20 तो आरक्षित वर्ग के हो गए प्री में। तो बच्चे कितने? वो बच्चे 30, जनरल कैटेगरी के 30 बचे, 30%। अब प्री के आरक्षण के बाद अगर 10% जो 3 उम्मीदवार हैं वो मेंस में अधिक अंक पा जाते हैं, तो सामान्य श्रेणी की जो 30% की जो सूची है वो घट के 20 हो गई, तो 70-80% आरक्षण ऐसे ही हो गया। और अगर इंटरव्यू में जो सामान्य वर्ग के जो 20% उम्मीदवार हैं, अगर वो इंटरव्यू में केवल 15% ही पास कर पाए, तो जो आरक्षित वर्ग है, जो दलित, पिछड़ा वर्ग, ओबीसी और जो तमाम दूसरे आरक्षित वर्ग के जो लोग हैं, इनका प्रतिशत हो गया 85 तक। यानी अंतिम परीक्षा के नतीजे घोषित होने तक सामान्य वर्ग के उम्मीदवार बचे केवल 15 और आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार बचे 85। और ऐसा हुआ 2011 के मुख्य परीक्षा के नतीजों के वक्त, जब 1300 में से केवल 250 जो उम्मीदवार थे जो सफल घोषित किए गए वो सामान्य वर्ग के थे और 1050 वो आरक्षित कोटे के थे। तो ये तो बेहद भेदभावपूर्ण नीति है और इसीलिए छात्र छात्राएं सड़कों पर उतरे थे। समाचार पत्र पर मैंने और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया था और इसीलिए आज सरकार दबाव में आई और इस भेदभाव वाली नीति को बदलने को मजबूर हुई। बिल्कुल अमिताभ जी, ये 25 और 15 का जो गणित है, ये गणित देखने के बाद तो ये तो कहा जा सकता है कि अब ये जो फैसला लिया गया है ये बहुत देर कर दी इन्होंने आते आते। ये फैसला बहुत पहले ले लेना चाहिए था। स्वाभाविक है, यह जो नई व्यवस्था थी उस दिन भी मैंने कहा था कि यह नई व्यवस्था
हिंदुस्तान की किसी भी अदालत की मंजूरी नहीं पा सकती। ये मामला हाई कोर्ट में गया। हाई कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस नई व्यवस्था को त्रुटिपूर्ण माना। उसने सबसे पहले तो जो इंटरव्यू आहूत किए गए थे उन पर रोक लगा दी, और दूसरा उसने कहा कि भाई इस पर नोटिस जारी करिए। जी। आयोग आके बताए कि उसने ये कौतुक क्यों किया। जी। यानी अगर अदालत इस नीति उन पर रोक लगा दी, और दूसरा उसने कहा कि भाई इस पर नोटिस जारी करिए। जी। आयोग आके बताए कि उसने ये कौतुक क्यों किया। जी। यानी अगर अदालत इस नीति को सही मानती तो वो उसी दिन ये कह सकती थी कि इंटरव्यू रोके नहीं जाएं, क्योंकि इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स जा चुके हैं। हाँ। अदालत उसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया। इसका मतलब अदालत ने प्रथम दृष्टया इस नीति को भेदभावपूर्ण माना, असंवैधानिक माना, कानून की मर्यादा का उल्लंघन करने वाला माना, और समानता के सिद्धांत का भी उल्लंघन करने वाला माना। बिल्कुल। मैं ऐसी किसी भी नीति और ऐसे किसी भी फैसले के विरोध में होता हूं जो फैसला या नीति समाज में सामाजिक विद्वेष पैदा करे। उत्तर प्रदेश के सामाजिक ताना बाना छिन्न भिन्न हो रहा था। जी। लाखों लाख बच्चे सड़क पर थे, और एक तरफ से इस नीति के खिलाफत वाले छात्र सड़क पर थे, तो दूसरी तरफ इस नीति से लाभान्वित होने वाले छात्र भी सड़क पर थे। उत्तर प्रदेश में हिंसक झड़पों का दौर शुरू हो गया था। यह विचित्र स्थिति थी। देश के सबसे बड़े सूबे को सड़कों पर लड़ने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता। इसलिए ऐसी किसी भी नीति की हर उस आदमी को खिलाफत करनी चाहिए जो समानता में विश्वास रखता है, जो सामाजिक ताने बाने के सौहार्द में विश्वास रखता है। अनुज जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, और आपका भी अतुल जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, हमको समझाने के लिए कि आखिर इसमें पेज कहां थे। फिलहाल हम यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए, तुरंत लौट रहे हैं, कहीं मत जाएगा।